गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है एंटी अरिथमिक ड्रग्स। हमेशा हार्ट में क्या होता है कि सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक रिदम में चलती रहती है। जब भी वो रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाएगी, वो कंडीशन कहलाती है अरिथमिया। ठीक है। और वो एजेंट्स, वो ड्रग्स जो भी हम इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए देंगे, वो आएगी एंटी अरिथमिक एजेंट्स और ड्रग्स की कैटेगरी में। तो आज का हमारा टॉपिक एंटी अरिथमिक ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटी अरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि प्रिवेंट या ट्रीट करने के काम में लिए जाएंगे जो भी कार्डियक रिदम में इरेगुलरिटीज आएगी उसके अंदर। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, ड्रग दैट यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट इरेगुलरिटीज ऑफ कार्डियक रिदम। वैसे तो क्या होना चाहिए था, इसके काम में एक रिदम में वर्कआउट होते रहना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर कोई भी इरेगुलरिटी आ गई है जिसकी वजह से रिदम क्या हो गई है, डिस्टर्ब, तो वो आएगा अरिथमिया की कैटेगरी में। और हम कोई भी एजेंट या ड्रग यूज करेंगे उसको प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए, वो कहलाएंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अब अरिथमिया क्या होता है? ठीक है, कार्डियक रिदम में इरेगुलरिटी आई। ठीक है। अब जो भी एक रिदम में जो इनका कार्य चल रहा था, जो इनकी एक्टिविटी कैरी आउट हो रही थी, जो इनके इवेंट्स एक रिदम में चल रहे थे, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो एक रिदम में नहीं चल पाएंगे। ठीक है। इसकी वजह से उसकी रिदम की रेट, रेशो और टाइमिंग जो होगा कार्डियक इवेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और यही कहलाएगा अरिथमिया। यही कहलाएगा अरिथमिया। अगर मैं इसके कॉजेज की बात करूं तो कॉजेज कुछ भी हो सकता है कि भाई इस्चेमिक कंडीशन हो सकती है, मतलब कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रोलाइट और पीएच इम्बैलेंस हो गया। ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे तो पीएच कम ज़्यादा होंगे। ठीक है। जब भी पीएच कम होगा, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड उसकी पूरी नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक है। जब भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होगा। ठीक है। लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होगा और पेन जनरेट होता है। ठीक है। तो उस एसिडोसिस की कंडीशन की वजह से भी ये जो कार्डियक रिदम्स होती हैं ये डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है। या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है ना, और या फिर कोई भी ड्रग जिसने अपने प्रभाव स्वरूप, मतलब कि उसने इन्फ्लुएंस कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, एरिथमिया। ठीक है। बहुत सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी ऐसी हो सकती है जो कि एरिथमिया कॉज कर दे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरिथमिया की। तो टाइप्स ऑफ एरिथमिया, दो टाइप के एरिथमियास होते हैं मेनली, टैकियारिथमियास और ब्रेडियारिथमियास। ठीक है। टैकियारिथमिया वो एरिथमियास होंगे जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बढ़ जाएगी एरिथमिया के साथ में, और ब्रेडियारिथमिया वो एरिथमियास होंगे जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, जिसको साइनस ब्रेडिकार्डिया भी बोलते हैं। ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है। ठीक है। ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है जिसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। ठीक है। और वेंट्रिकुलर। ठीक है। जैसे कि पीएसवीटी हुआ तो पैरेक्साइमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं और वो किस पे डिपेंड करता है कि हार्ट रेट कितनी बढ़ रही है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एट्रियल फ्लटर का, तो एट्रियल फ्लटर में हार्ट रेट जो होती है वो 200 to 350 पहुंच जाती है। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए थी, 72, है ना। तो ये कितनी हो जाती है, 200 to 350 पहुंच जाती है, जिसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर।
और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर 350 से 500 तक हार्ट रेट पहुंच जाती है। बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है। एट्रियल फ्लटर फिर भी इतना सीवियर नहीं होता है, लेकिन अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन आ जाए तो फिर पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं ड्रग्स की, तो ड्रग्स मैंने यहाँ पे अलग अलग क्लास, अलग अलग कैटेगरी, और जो हमने पहले पढ़े थे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उनको भी हम यहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे। तो जो क्लास फर्स्ट है वो आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जिनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स की भी बात कर सकते हैं, या फिर लिमिट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये कैसे करेगा? सीधी सी बात है, अगर इसने सोडियम पोटेशियम चैनल को इनहिबिट कर दिया तो सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसी तरह ये वर्क कैरी आउट करेगा। अब जो क्लास 1 की जो ड्रग्स थी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उसके अंदर फर्स्ट आती है क्लास 1A कैटेगरी। कौन सी आती है? क्लास 1A कैटेगरी, ठीक है। मेनली क्या होता है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ dV/dt का फॉर्मूला, जिसमें हम वेलोसिटी निकालते थे, तो इसमें भी सेम एज इट इज वही होगा। जब भी हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, मेनली क्या होता है कि जो हार्ट की एक्टिविटीज होती है ना, उसके अंदर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर डीपोलराइजेशन, ये वाली कंडीशन चलती रहती है, ठीक है। तो जब भी उसमें फ्लक्चुएशन आएगा तो जो dV/dt है, जो वेलोसिटी है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जब भी मॉडरेट डिक्रीज होगा dV/dt में, मतलब कि जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1 to 10 सेकेंड, जब भी 1 to 10 सेकेंड का डिफरेंशियल आएगा तो वो आएगा क्लास 1A की कैटेगरी में। तो इस कंडीशन में हम ड्रग जो यूज ले सकते हैं वो आएगी क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपारामाइड और मोरिसिजिन, ठीक है। तो इसमें से आप मेनली क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डिसोपारामाइड याद रख लीजिएगा। क्लास 1A के लिए मेनली याद रखना कि मॉडरेट डिक्रीज होगा dV/dt में 1 से 10 सेकेंड तक का। अब जो सेकंड क्लास आती है, मतलब कि क्लास 1 के अंदर ही जो सेकंड आएगी वो आएगी क्लास 1B। पिछली वाली क्लास में मैंने बोला था कि उसके अंदर मॉडरेट डिक्रीज था, इसके अंदर बहुत माइन्यूट सा डिक्रीज होगा dV/dt में, यानी कि 1 सेकंड से भी कम का dV/dt के अंदर डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है ड्रग का वो आता है लिग्नोकेन और मैक्सिलिटीन, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग का एग्जाम्पल आता है वो आता है लिग्नोकेन और मैक्सिलिटीन। अब लिग्नोकेन के बारे में सुनो। लिग्नोकेन का जो एग्जाम्पल आता है जो कि कार्डियक ड्रग के पर्पज से यूज होगा वो आएगा ज़ाइलोकार्ड। वो कौन सी ड्रग आती है? ज़ाइलोकार्ड। ये मेनली कार्डियक पर्पज के लिए यूज ली जाती है। इसको मेनली कार्डियक पर्पज के लिए यूज लेने का मतलब ये है कि साहब इसके अंदर जो लिग्नोकेन होता है बस वही प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि इस ड्रग के अंदर ओनली लिग्नोकेन ही प्रेजेंट रहेगा, कोई अदर प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अगर प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट रहते हैं तो बहुत से प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जो कार्डियक के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, ओनली लिग्नोकेन का कंटेंट ही मौजूद रहता है। इसी वजह से वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है, ना कि टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू प्रिजर्वेटिव। समझ में आया? दूसरा जो है मैक्सिलिटीन, ये भी सेम वर्क करता है लिग्नोकेन की तरह। क्लास फर्स्ट के अंदर ही थर्ड कैटेगरी आती है क्लास 1C। फर्स्ट वाली के अंदर मॉडरेट डिक्रीज था, सेकंड वाली के अंदर लिटिल डिक्रीज था। इसके अंदर आपको मार्क डिक्रीज देखने को मिलेगा dV/dt के अंदर, जो कि है मोर देन 10 सेकेंड, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आता है इसके अंदर प्रोपेफेनॉन और फ्लिकेनाइड। ये दोनों की दोनों ड्रग जो कार्डियक टिश्यू का कंडक्शन होता है उसको डिप्रेस कर देती है। जब भी कंडक्शन को डिप्रेस कर देंगे तो रिदम क्या होगी? जो रिदम उठ रही थी वो किससे उठती है? कंडक्शन की वजह से। किससे उठती है? कंडक्शन की वजह से। और जब भी कंडक्शन डिप्रेस हो जाएगा तो रिदम को ये मेंटेन लाने की कोशिश
करेंगे, ठीक है। दे आर यूजफुल इन द पेशेंट विथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियास। ये दोनों जो है वो टाइप्स हैं किसके, टैकीकार्डियल अरिथमिया के। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर, अगर मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको कंसीडर करना चाहिए उनकी बात करें तो जितना ज़्यादा इनएक्टिवेशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इनएक्टिवेशन होगा उतना ही ज़्यादा रिकवरी टाइम होगा। यानी कि रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा अगर dV/dt कम है तो, अगर dV/dt कम है तो क्या होगा, रिकवरी टाइम बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ये जो है क्लास 1 की जो B है उसमें dV/dt देखो कितना कम है, लेस देन 1 सेकेंड, तो इसके अंदर क्या होगा, रिकवरी टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्लास 1A की, अगर मैं बात करूँ क्लास 1A की जिसके अंदर हमारी ड्रग्स थी, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स थी, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, ठीक है। तो ये वाली ड्रग्स जो है वो क्लास 3 की प्रॉपर्टीज भी शो करती है। क्लास 3 अभी हम आगे कुछ मिनट्स के बाद पढ़ेंगे। अब जो क्लास 1C है, क्लास 1C है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस क्लास है। क्यों? क्योंकि साहब उसके अंदर जो dV/dt था वो कितना था, मोर देन 10 सेकेंड। क्लास 2 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 2 में आता है बीटा ब्लॉकर, जिसके एग्जांपल आपको पता है प्रोपेनोलॉल, मेटालॉल, सोटालॉल, इस्मोलॉल। प्रोपेनोलॉल जो है वो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की भी शो करता है। इसी वजह से प्रोपेनोल जो है वो क्लास 1 की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, समझे। ये अभी अपन क्लास 2 की बात कर रहे हैं। जो भी अपन पहले पढ़ के आए वो कौन सी थी, क्लास 1। हालांकि ये क्लास 2 का ड्रग है प्रोपेनोलोल, लेकिन ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर शो करेगा। इसी वजह से इस ड्रग में क्लास 1 की प्रॉपर्टीज भी है, यही कहना चाह रहा हूं मैं। दूसरा जो ड्रग है सोटालोल, उसमें क्लास 3 की प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि पोटेशियम चैनल ओपनर, जो कि हम अब इसके बाद में बात करेंगे। इस्मोलोल इमरजेंसी के टाइम में एंटी अरिथमिक ड्रग्स के तरह अपन यूज लेते हैं। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत स्लो होता है। अगर मैं बात करूं क्लास 3 यानी कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, तो एजेंट वाइडनिंग एक्शन पोटेंशियल, ये वो एजेंट है जो कि वाइड कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को। जो मैंने आपको पहले बात की थी किसकी, डीपोलराइजेशन की, रिपोलराइजेशन की और हाइपर डीपोलराइजेशन की। तो भाई साहब जब भी एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा ना, एक्शन पोटेंशियल जब बढ़ जाएगा तो हाइपर रिपोलराइजेशन जल्दी से नहीं होगा, उसकी वजह से कार्डियक रिदम डिस्टर्ब नहीं होगी। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं तो होगा ब्रेटिलियम, जो कि क्लास सेकंड की प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा, मतलब किसी बीटा ब्लॉकर्स की प्रॉपर्टीज भी दिखाएगा। और जो एमियोडोरोन है वो सबसे फेमस ड्रग है यूज ली जाने वाली एंटी अरिथमिक एजेंट में, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक ड्रग्स के अंदर आती है, क्योंकि ये सारे चैनल्स को बंद कर देती है, यानी कि सोडियम चैनल हो, चाहे पोटेशियम चैनल हो या कैल्शियम चैनल हो। इसका जो डोज है वो देखने को मिलेगा आपको 100 to 200 mg ओरल, और अगर मैं बात करूं इंजेक्शन फॉर्म की तो 150 mg इंजेक्शन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एमियोडोरोन के डोज को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। ये ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी आप एमियोडोरोन एडमिनिस्टर करेंगे तो इसका जो भी लोडिंग डोज होता है वो आएगा 150 mg का इंजेक्शन था, मैंने आपको बोला था, ये लोडिंग डोज है, ठीक है। इसको आप 100 ml NS के अंदर डाइल्यूट कर दीजिए। जैसे आप 100 ml NS के अंदर इसको डाइल्यूट कर देंगे तो कंटेंट तो अपने पास कितना रहेगा, 100 ml ही रहेगा। इसके अंदर कितना डोज आ गया साहब, 150 mg एमियोडोरोन इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा जैसे मिक्स करोगे आप। अब आपको इसको 15 mg पर मिनट की स्पीड से देना है। कितनी mg की स्पीड में देना है, 15 mg पर मिनट की स्पीड से देना है। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी आप इसको 15 mg पर मिनट की स्पीड से देंगे तो ये था तो कितना 150 mg, तो 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। और जो भी इंजेक्शंस
आधे घंटे से पहले ख़त्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं बोलस। उनको बोलते हैं क्या? बोलस। अगर आधे घंटे से ज़्यादा लगाता तो वो आता इन्फ्यूज़न की कैटेगरी में, समझे? इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है कि साहब ये जाएगा बोलस में, आईवी बोलस में। 10 मिनट के अंदर ये 150 mg जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो मैंने बात की लोडिंग डोज की। अगर मैं बात करूँ मेंटेनेंस डोज की, ये तो 10 मिनट में ख़त्म हो गया था। अब अगर पेशेंट को कंटिन्यूटी में देना है जो कि मेंटेनेंस डोज चलेगा तो उसको कैसे देंगे? तो ध्यान रखना, हम 6 एम्प्यूल लेंगे। एक एम्प्यूल में कितना था? 150 mg। तो 150 इंटू 6 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 900 mg। ठीक है, 900 mg को आप 500 ml NS में डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अपने पास कितना कंटेंट हो गया? 500 ml के अंदर 900 mg। तो ध्यान रखना बच्चे, इसको हम 2 शिफ्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो अपन ने डिवाइड कर लिया 6 घंटे में, और सेकंड हमने डिवाइड कर दिया 18 आवर्स में। अब जो 6 घंटे वाला जो पीरियड था, इसके अंदर अब इसकी स्पीड चलाएंगे साहब 1 mg पर मिनट। कितना चलाएंगे? 1 mg पर मिनट, यानी कि 6 घंटे के अंदर जाएगा 360 mg। ठीक है, और 360 mg कितने के अंदर आ रहा है साहब? 200 ml में। तो यानी कि सीधी एंड शॉर्ट एंड स्वीट बात सुनो, इतनी मैक्स के अंदर मत घुसो। 500 ml में अपना 900 mg अपन ने डाइल्यूट किया था, जो कि हमको फर्स्ट 6 आवर्स में देना है, तो वो जाएगा 200 ml। फर्स्ट 200 ml कितने घंटे में जाएगा? 6 घंटे में। और बाकी जो 18 घंटे बचे उसके अंदर हमारी स्पीड इसकी जस्ट आधी हो जाएगी। मतलब कि 1 mg पहले हम दे रहे थे, अब हमारी स्पीड हो जाएगी 0.5 mg पर मिनट। ठीक है, और उस हिसाब से बचे हुए 18 घंटों में ये इन्फ्यूज़न जाएगा 300 ml। समझ में आया? तो ये जो पूरा मैंने शेड्यूल बताया आपको, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये फर्स्ट तो हो गया 6 घंटे और फिर हो गया 18 घंटे। तो ऑल ओवर ये मैंने आपको 24 आवर्स में जो मेंटेनेंस डोज चलेगा उसकी मैंने आपको रामकथा सुनाई है, एमियाडोरोन को एडमिनिस्टर करने की। अब बात करें एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमियोडोरोन, तो वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों? क्योंकि ये एक आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, इसकी वजह से ये इनिबिट करता है कन्वर्जन। यहाँ पे इनबिट नहीं आएगा, ये इनिबिट है, इनिबिट करता है कन्वर्जन को T4 टू T3 में। इसी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है साहब। पल्मोनरी फाइब्रोसिस करता है, जो लंग्स होते हैं उसके अंदर ये फाइब्रोसिस कर देता है। ठीक है, लेकिन ये तभी करेगा जब लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये आयोडीन पिगमेंटेड ड्रग है, क्योंकि आयोडीन कंटेनिंग पिगमेंटेड ड्रग है, इसी वजह से आई के अंदर पिगमेंटेशन भी कर सकता है। अगर मैं बात करूं CCB की, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो इसके अंदर आते हैं साहब डिथियाज़ेम, वेरापेमिल। ठीक है, ये दोनों की दोनों ड्रग्स जो हैं वो हैं कौन सी? अदर देन DHP। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो अब मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने 2 कैटेगरीज डिवाइड की थी, DHP एंड अदर देन DHP। DHP के अंदर मैंने आपको बताए थे निफेडिपिन और एम्लोडिपिन, और ये जो ड्रग्स है डिथियाज़ेपाम और वेरापेमिल, ये दोनों अदर देन DHP वाली ड्रग है। डिथियाज़ेम का जो डोज जाएगा वो जाएगा 30 to 60 mg में, और जो वेरापेमिल है उसका डोज जाएगा 40 to 160 mg में। ये दोनों का काम सेम है साहब कि ये डिप्रेस करते हैं ऐसे नोड को, उसकी वजह से कंडक्शन सिस्टम को क्या होगा? डिप्रेस होगा और रिदम को ये कंट्रोल में ले आएंगे। अब अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि टाइप ऑफ अरेथमिया भी मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, और कौन कौन सी ड्रग्स अपन यूज ले सकते हैं उनका भी बता रखा है, तो ये आप टेबल बना लीजिएगा। नोट्स में मैंने आपको दिया है PDF फॉर्म में कि साहब जब भी PSVT होगा, यानी कि पैरा ऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जब भी ये वाला वेंट्रिकुलर होगा, कौन सा? जब भी ये वाला अरेथमिया होगा PSVT, तो इसके अंदर हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है एडिनोसिन। कौन सी ड्रग है? एडिनोसिन। इसका डोज होता है 6 to 12 mg IV, और IV भी अपन देंगे तो 6 to 12 mg, लेकिन वो जो डोज देना है वो अपन बहुत फास्ट देते हैं। ठीक है, फास्ट देने के बाद भी जो पेशेंट का हाथ होगा जिसमें अपन ने एडमिनिस्टर किया है, उस हाथ को ऊपर कर देते हैं ताकि वो फास्ट टू फास्ट ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग अपन देते हैं वो आती है साहब डिजोक्सिन। जो हमने किस में पढ़ा था? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में। ठीक है, जिसमें हमने इसके
थेरोपेटिक सीरम लेवल्स की बात की थी, टॉक्सिक लेवल की बात की थी, है ना। और जो सेकंड ड्रग आती है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पीएसवीटी आफ्टर देन एडिनोसिन, तो वो आती है वेराबैमिल, जो कि है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अदर देन डीएचपी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। कौन सी ड्रग आती है, कौन सा टाइप आता है अरिथमिया का, एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अंदर ध्यान रखना, जो हार्ट रेट होती है वो 200 से लेकर 350 हो सकती है। जब भी ये वाला फिब्रिलेशन होगा, इसको डिटेक्ट करते हैं साहब ईसीजी देख के, है ना। ईसीजी देख के और हार्ट रेट को फाइंड आउट करके इसको, या जो अरिथमिया है इसको फाइंड आउट किया जाता है। इसके अंदर जो हम ड्रग देंगे वो आएगा ईस्मोलोल। कौन सी ड्रग आएगी इसके अंदर, मेन इंपॉर्टेंट ड्रग यही है ईस्मोलोल। ईस्मोलोल, इसका बात ध्यान रखना, इसमें क्या आ रहा है, ईस्मोलोल है ना, तो इसका नाम याद रखना स्मॉल, ठीक है। स्मॉल से याद रखना, जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है, मतलब कि स्मॉल होता है इसका शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो स्मोलोल ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट्रियल फ्लटर की, तो इसके अंदर जो मैंने बोला था एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में मैंने आपको पहले बोला था 200 to 350, नहीं, इसके अंदर जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 350 से लेकर 500 तक इसकी हार्ट रेट जा सकती है। और जो AFI है, मतलब कि एट्रियल फ्लटर, इसके अंदर रहेगी हार्ट रेट 200 to 350। इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस मेनली ईस्मोलोल ही रहता है। अब अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की, तो जब भी एक्यूट कंडीशन होगी तब तो देंगे हम लिग्नोकेन, लेकिन जब भी क्रोनिक कंडीशन में चल जाएगा पेशेंट, मतलब कि उसको मेंटेनेंस डोज वगैरह भी देने पड़ेंगे, तो हम देंगे साहब एम्योडोरोन। क्या देंगे, एम्योडोरोन। अब अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वैसे तो हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेशन, जो आपने वो मशीन देखी होगी ना, जो चेस्ट पे 2 पेडल्स लगाते हैं और शॉक देते हैं, तो उसका मेनली यूज लिया जाता है। लेकिन अगर आपको ड्रग यूज करनी है तो फर्स्ट ड्रग यूज करेंगे लिग्नोकेन, देन एम्योडोरोन। एवी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो एवी ब्लॉक में आप 2 ड्रग दे सकते हैं मेनली, पहले एट्रोपिन देन आइसोपैरानिल, ठीक है। अब जो एक और ड्रग आती है वो आती है डिजोक्सिन, जो कि हमने कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ी थी, ठीक है। डिजोक्सिन यानी कि डिजिटेलिस, तो ये इट इज यूज्ड टू कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फिब्रिलेशन, AFI एंड PSVT, मतलब कि चाहे PSVT हो, चाहे AFI हो, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन हो, तीनों के अंदर आपको देखने को मिल रही होगी डिजोक्सिन एंड डिजोक्सिन। ये ड्रग इन तीनों के अंदर वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक एंटी अरिथमिक ड्रग्स यहीं खत्म करता है। थैंक यू वेरी मच।